मनोज जी, ये आपका दूसरा पैरालंपिक्स है। एंड सो टोक्यो से यहाँ तक के लिए आप अब क्या डिफरेंटली प्रिपेयर कर रहे हो? प्रिपरेशंस कैसे चल रही है आपकी फॉर पेरिस? प्रिपरेशन पहले से बेटर चल रही है और मैं अभी कैंप में हूँ और सर गौरव सर के अंडर में प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। और अभी जैसे लाइक मैं आपको बताऊं कि पहले के मुकाबले में अभी हमारी चीजें भी बहुत अच्छी बढ़ी। लाइक हमें एसएनसी मिल रहे हैं, फिजियोथेरेपिस्ट मिल रहे हैं, पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट मिल रहे हैं। तो उन चीजों का बेनिफिट मिल रहा है। और प्रिपरेशन पहले के मुकाबले में इसलिए बेटर करूंगा कि हम भी बहुत सारी चीजें, नई नई चीज सीखते रहते हैं, हमारे कोच भी हम्म। सीखते हैं और हम्म। हम पे वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो पहले से तो बहुत बेटर है। ओह, बढ़िया। आप शायद 5 साल की उम्र में आपने बैडमिंटन शुरू किया था। तो इस गेम के प्रति क्या आकर्षित किया आपको? लाइक इतनी छोटी उम्र में आपने कैसे सोचा कि हाँ, मैं इसी को आगे करूंगा, या इससे इसको ट्राई करके देखता हूँ कि कैसा होता है? देखिए, मैं आपको सच्चा बताऊं, ट्राई व्राई का तो पता नहीं था। फ्रैंकली बताऊं तो मेरे साथ दो चीजें अच्छी थी। पहली चीजें ये थी कि जहाँ पे मैं रहता था और एकदम एग्जैक्टली उसी के सामने ही कोर्ट थे, आउटडोर कोर्ट थे। तो हम्म। वहां पे जो लोग खेलते थे, मेरे जो सीनियर थे, जो मेरे से बहुत बड़े लोग जो खेलते थे, तो मैं उनको देखता था, वो रूल्स वाइज खेलते थे, मतलब ऐसा वाला नहीं, गली मोहल्ले वाला। अच्छा। तो कोर्ट, आउटडोर कोर्ट में रूल्स वाइज खेलते थे। इवन टूर्नामेंट्स होते थे, आउटडोर टूर्नामेंट होते थे, जो कि बाहर से भी प्लेयर आके खेलते थे। और उनका मुझे देखने पे जो मुझे इंटरेस्ट मिला, उनको जब मैं देखता था तो बहुत इंटरेस्ट हुआ मुझे देखने में। और जो मेरे अंदर जो खेलने की जो वो ललक आई, वो आई है कि जॉइंट फैमिली में थे। तो दोस्तों के लिए और फ्रेंड्स के लिए रैकेट्स आए, फैमिली मेंबर्स के लिए रैकेट आए, मेरे लिए आया नहीं, क्योंकि मैं छोटा था घर में, ऊपर से फिर थोड़ी दिक्कत भी थी। तो मैं रोया, पेरेंट्स से बहुत रोया। मम्मी को 2-3 दिन लगे मुझे पटाने में, उनको, माँ तो माँ ही होती है, फिर पट गई आखिर में, है ना, आखिर में मान ही गई वो। तो फिर उन्होंने मुझे 10 रुपए दिए, उससे रैकेट लिया और उस दिन डिसाइड कर लिया था कि मुझे इसमें खेलना, मतलब जो है वो जलस था मेरा, अच्छा। कि मुझे सबसे पहले अपने दोस्तों को हराना है, अपने भाइयों को हराना है, जिनकी वजह से मुझे रैकेट नहीं मिला। तो वो जो जलस है वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कब एम्स में बदल गया पता ही नहीं चला। नहीं, ये तो अच्छा हुआ ना कि एक जलस के चक्कर में इंडिया को एक पैरा चैंपियन मिल गया। तो अच्छी बात है ये। आपकी जर्नी जो आपने बोला कि आपने जलस के कारण शुरू की थी, तो अब तक आपका सफर कैसा रहा है? देखिए, सफर तो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि अगर मैं कहूँ कि अप एंड डाउन तो चलते रहते हैं, एज ए स्पोर्ट्स में ये चीज चलती रहेगी, है ना। हार भी सिखाता है, जीत भी सिखाता है। तो दोनों चीजें हम सीखते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। बट इसमें जो सबसे अच्छी बात ये रही कि मैं अगर कहूँ कि बैडमिंटन ने मेरे लाइफ में बहुत कुछ दिया, है ना, बहुत कुछ। चाहे वो अवार्ड्स का हो, चाहे मेडल्स का हो, चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट का हो। मतलब एक तरह से अगर मैं ये कहूँ कि बैडमिंटन की वजह से आज मैं इस काबिल हूँ कि आपसे बात कर पा रहा हूँ, है ना। तो कहीं ना कहीं ये बात तो है कि आज जो मेरा सफर रहा बैडमिंटन का, वो बहुत अच्छा रहा। उसमें बहुत सारी अप डाउन्स आते रहे और हो सकता है फ्यूचर में भी आएंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक पार्ट है मेरी लाइफ का, और सबसे बेस्ट पार्ट है ना। कई बार मेरे दोस्त लोग मुझे चिढ़ाते हैं कि तेरी तो फर्स्ट गर्लफ्रेंड ही यही है। तो मैंने कहा हाँ, ये बात तो सच है। तो बैडमिंटन की वजह से आज मैं जो भी हूँ वो यहीं पे ही हूँ। हम्म। सर, ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपसे बात कर रहे हैं, नॉट द अदर वे राउंड। तो अगर आप बोल सकते हो कि एक लेसन जो आपको बैडमिंटन ने आपकी जीवन में सिखाया है, तो वो क्या हो सकता है? वो है कभी हार नहीं मानना। ओ, बढ़िया। मतलब प्रॉब्लम्स लाइफ में आती रहेगी, सच में बताऊं तो प्रॉब्लम सच में लाइफ में आती रहेगी, और जिंदगी भर की प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं हो सकती। हम्म। मैं जब भी आपका क्या कहते हैं कॉन्क्लेव में जाता हूँ, किसी फंक्शन में जाता हूँ, तो मुझसे कई बार बच्चे पूछते हैं या फिर मेरे सामने जो ऑडियंस पूछते हैं मुझसे कि आपके लाइफ में मतलब अ, कैसे आप यहाँ तक पहुंचे। तो मैं कहता हूँ मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही थी जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, और ये प्रॉब्लम्स में लड़ने में मुझे सबसे ज्यादा बैडमिंटन ने सपोर्ट करा। क्योंकि हमने इसी में देखा है कि पॉइंट्स हम मिलता भी है, पॉइंट्स जाता भी है। तो सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो यही है कि कभी हार तो मानना ही नहीं है, चीजें चलती रहेगी लाइफ में। आज बुरा है तो कल अच्छा होगा, वो कहावत नहीं है कि अगर रात है तो दिन भी आएगा। तो सेम चीजें हैं कि बुरी चीज कुछ देर के लिए रहती है, बस आपको लड़ना होता है। ऐसा मोटिवेटेड रहना आई थिंक बहुत बड़ी चीज होती है, एज अ पर्सन, एज एन एथलीट ऑल्सो। जब आप बोलते हो कि यू नो बैडमिंटन या जीवन में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, आप अपने आप को मोटिवेट करते रहते हो,
तो आपकी फैमिली, आपके कोच ने आपको सबको सपोर्ट किया, तो उनका सपोर्ट कितना महत्वपूर्ण रहा है आपके लिए? देखिए, दो का काफी तरह के सपोर्ट रहते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा जो सपोर्ट रहता है, मुझे तो लगता है सबसे पहला सपोर्ट रहता है पेरेंट्स का। अगर वो अगर ना रहे ना, तो कोई भी बच्चा आगे नहीं निकल सकता। सबसे पहला सपोर्ट, फिर उसके बाद दोस्त, फैमिली, रिश्तेदार, फिर मतलब आपके फ्रेंड सर्कल में, फिर उसके बाद कोचेस आ जाते हैं, फिर फेडरेशन आ जाएगा, फिर गवर्नमेंट आ जाएगी, मतलब स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहला अगर पेरेंट्स सपोर्ट करे ना, तो उसके बाद लड़ने की क्षमता मिलती है। मैंने देखा है कि पेरेंट्स अगर सपोर्ट करे ना, तो आप में लड़ने की क्षमता ज्यादा हो जाती है, आपकी रीढ़ की हड्डी ज्यादा मजबूत हो जाती है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहला जो सपोर्ट वो मेरे पेरेंट्स की तरफ से था। स्टार्टिंग में थोड़ा मना करते थे, मेरे पिताजी मना करते थे, फ्रैंकली बताऊं तो। आज वो नहीं है मेरे साथ, लेकिन मम्मी ने हमेशा सपोर्ट करा। मतलब ऐसा था कि उनका कहना ये था कि पैर में थोड़ी दिक्कत है, तो तू पढ़ लिख कुछ बन जा। वो हिसाब था। मम्मी का ये था कि ये अपने लाइफ में कुछ ना कुछ कर लेगा, बस इसको आप इग्नोर मत करो। तो बस सबसे पहले वो रहा। उसका जब मैं एबल बॉडी में खेलना स्टार्ट करा और डिस्ट्रिक्ट जीता, फिर उसके बाद स्टेट में क्वार्टर फाइनल हारा एबल बॉडी में, हम्म। तब उनको लगा कि नहीं यार, ये लड़का कुछ करेगा। तो उन्होंने खेलना कहा कि तू खेलते रहे। फिर उसके बाद धीरे धीरे मुझे पैरा की नॉलेज हुई। हम्म। फिर पैरा में पहली बार जब नेशनल खेला, नेशनल में जीता, तो लोगों ने बड़ा सम्मान करा। तो पेरेंट्स को लगा कि ये अब इसको इसी लाइन में करने दो, ये कुछ कर ही लेगा, ये अब बहुत कोई ये रुकने वाला नहीं है। तो उसके बाद धीरे धीरे फिर करता रहा। उसके बाद फिर मेरे दोस्तों को विश्वास हुआ। फिर धीरे धीरे करके मेरे कोचेस को विश्वास हुआ कि ये और अच्छा कर सकता है। फिर कोचेस चेंज हुए, फिर जो मेरे मेन कोच है इस टाइम पे भी, फिर उनके अंडर में खेल रहे हैं अभी, और खेलते खेलते यहाँ तक पहुंचे हैं। अब देखते हैं आगे और क्या अच्छा रहेगा। अच्छा ही रहेगा जो होगा। हाँ, अच्छा ही होगा। अ, ये एक्चुअली आपने जो बोला कि पेरेंट सपोर्ट की वैल्यू, आई थिंक सिर्फ स्पोर्ट्स में भी नहीं, इन जनरल किसी भी बच्चे के लिए आपने सही बात बोली कि आपकी रीढ़ की हड्डी और मजबूत हो जाती है। तो जब आपने गवर्नमेंट, फेडरेशंस एंड उनके सपोर्ट की बात की थी, साथ ही साथ फाउंडेशंस जो अब आ रहे हैं, लाइक जैसे गो स्पोर्ट्स हो गया, तो उनका सपोर्ट आप एक एथलीट के जीवन में कितना महत्वपूर्ण होता है, और आपका जर्नी गो स्पोर्ट्स के साथ कैसा रहा है? तो ये बहुत आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मैं इस टॉपिक में मैं सोच रहा था बोल भी दूं, लेकिन क्वेश्चन में ही आ गया तो अच्छी बात है। देखिए, सीरियस बताऊं तो किसी भी प्लेयर के लिए ना, खास करके अगर मेरे जैसे प्लेयर जिनको फाइनेंशियल सपोर्ट की बहुत दिक्कत थी, ठीक है, मोरल सपोर्ट होना अलग चीज है, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सपोर्ट तो आपको जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो गो स्पोर्ट्स से मैंने ये सीखा है कि हम लोग जो भी गो स्पोर्ट्स में काफी टाइम से हूँ, मतलब 2012 में था, फिर उसके बाद 2013 में था, फिर 14-15 में नहीं था, फिर 16-17 से लेकर अभी तक मैं कंटिन्यूसली। तो आप हम्म। सोचिए, बहुत लंबी जर्नी रही मेरी गो स्पोर्ट्स के साथ। और एज अ स्पोर्ट्स में वो मेरी रीढ़ की हड्डी बने। क्योंकि आप सोच नहीं सकते कि ऐसा बच्चा जिसके पास मतलब खाने के लिए पैसा नहीं था एक टाइम पे, और आज अगर वो महंगे महंगे शूज, महंगे महंगे रैकेट खरीद रहा है, तो वो कहीं ना कहीं वो गो स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा योगदान है ना। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था वो ये था कि जिस दिन मैंने नेशनल जीता, फिर मुझे 2012 में, मुझे याद है, मुझे पेरिस में खेलने जाना था, फ्रांस में था टूर्नामेंट। तो फ्रांस के एक सिटी है रोडेस नाम से, वहां खेलने जाना था, और मेरे पास नहीं था। मुझे अच्छा। गो स्पोर्ट ने सबसे पहले मदद करा उसमें खेलने के लिए। अगर वो दिन मदद नहीं करता, तो हो सकता है मुझे इंटरनेशनल जाने में और ज्यादा टाइम लगता, और आगे जाने के लिए मुझे समय लगता। तो जो गो स्पोर्ट का जो सबसे बड़ा रोल है, और सबसे अच्छी बात एक और चीज बताऊं, वो लोग रिजल्ट के बारे में थोड़ा सा कम सोचते हैं। पहले सोचते हैं कि प्लेयर जो है वो ग्रास रूट से स्टार्ट होके वो करते रहे। क्योंकि बाकी जगहों पे क्या हिसाब है कि अगर मैं डायरेक्टली बोलूँ तो, चाहे आप अपने फेडरेशन देख लीजिए, चाहे आप अपने गवर्नमेंट जो स्कीम है उसको देख लीजिए, बच्चा एक लेवल लेवल पे आने के बाद सब हेल्प करते हैं, सब हाथ पकड़ते हैं कि नहीं हमारे साथ आओ, हमारे साथ। गो स्पोर्ट ने क्या करा, मुझे तब पकड़ा जब मैं कुछ नहीं था। तो ये बहुत अच्छा काम है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि सारे जो आने वाली पीढ़ी है वो भी अच्छा काम कर रही है गो स्पोर्ट की वजह से। आपने ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट दे दिया फॉर द फाउंडेशन इटसेल्फ, कि एंड एज एन आइडियोलॉजी फाउंडेशन की हमेशा यही रही है कि मेडल्स के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस के पीछे भागो। मेडल्स उसका आउटकम रहेगा। तो यही आइडियोलॉजी से ये फाउंडेशन शुरू हुआ था। एंड थैंक यू, आप जैसे एथलीट्स के कारण हम इस चीज को बरकरार रखें एंड आगे भी ये रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। आपने इंटरनेशनल मेडल्स की बात की थी। आपके इंटरनेशनल मेडल्स का नंबर इज अराउंड 50, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 50 इंटरनेशनल मेडल्स हैं आपके। गलत है थोड़े से आप। अच्छा, मैं गलत हूँ? डेटा तो ये बोल हाँ, रहा था, सॉरी, कितने वो हैं? एक्चुअली ना, मैं सच्चाई बताऊं, जिन्होंने मेरा
मतलब वो चेक करा था विकिपीडिया, उसमें गलत लिखा हुआ है, बहुत सारी चीजें गलत लिखी है उसमें। अच्छा। ऑलमोस्ट 80 के आसपास मेडल है मेरे पास। 80 मेडल्स, 80 इंटरनेशनल हाँ, मेडल्स। 89 मेडल्स है। ओ माय गॉड, 79 में वहां पे जाके करेक्ट कर, हम रिपोर्ट कर सकते हैं, तो आई ट्राई एंड करेक्ट दैट विद द राइट डेटा। बट 79 इंटरनेशनल मेडल्स, ये आपकी भूख है कि आप बस जोश में जाते हो एंड मेडल मिल जाता है? ये मेरे साथ, मैंने कहा ना, मुझे ना जलस थोड़ा सा शुरू से रहा। और वो मेरी मदर ना मुझे लाइफ में दो चीज बहुत अच्छा सिखा के गई है। पहला कि जलस टू टाइप्स के में होता है। फॉर एग्जांपल, आपने बाइक खरीदी और मैं वो बोलूं कि बाइक खराब है, हाँ तो हाँ। मेरी मदर ने ये सिखाया कि वो उनके फाइनेंशियली, उनके मैनेजमेंट के हिसाब से वो उतने हिसाब से बाइक ले पाए। आपका काम है कि आप उससे अच्छी बाइक लो, वो बेटर है। आप ये मत बोलो कि आपका खराब है, उनके हिसाब से उन्होंने उतना लिया। तो जेलस मेरे साथ हमेशा पॉजिटिव रहा कि अगर मेरे से कोई अच्छा खेल रहा है तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसकी तारीफ करूँ। तो मेरा काम है कि मुझे उसको हराना है, तो मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपने आप को बेटर करना है। तो ये वाला जलस मेरे साथ हमेशा बेस्ट रहा। दूसरा चीज कि कुछ भी बनने से पहले कोशिश करना है कि अगर अच्छा इंसान बने, तो मैं अभी भी उसी पे कोशिश कर रहा हूँ। इन दो चीज पे ही काम कर रहा हूँ, और मुझे लगता है यही दो ही चीज है जो मुझे मेरी पर्सनल लाइफ में और खास करके मेरे गेम्स लाइफ में, दोनों में ही काम आ रही है। आई थिंक दोनों का रिजल्ट हमें दिख रहा है ऑफ द कोर्ट एंड ऑन द कोर्ट भी जब हम आपसे बात कर रहे हैं। मनोज जी, आप कोचिंग भी करते हैं, तो ये कोचिंग आपको कब लगा कि हाँ मुझे कोचिंग भी शुरू करनी चाहिए फॉर द किड्स, ताकि आप उनको ट्रेन कर सके? क्या माइंडसेट था कोचिंग स्टार्ट करने के पीछे? ये तो सरप्राइजिंग क्वेश्चन है मेरे लिए, किसी ने आज तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा मेरे से। एक्चुअली मैंने तो सही से खेलना भी स्टार्ट नहीं किया था, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं। ओ मैं अच्छा। तब से कोचिंग दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ ये था कि मैंने वो प्रॉब्लम्स देखी है मेरे साथ जो हुई है, तो मैं सोच रहा था कि अगर मेरे थ्रू कुछ बच्चे अच्छा खेल जाए, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं सपोर्ट कर पाऊँ, तो अच्छा रहेगा। तो हमने उस टाइम पे आउटडोर कोर्ट था, आउटडोर कोर्ट से स्टार्ट करा, फिर इंडोर बना, इंडोर कोर्ट में फ्री में कोचिंग देना स्टार्ट करा। आज के टाइम में एक छोटी मोटी एकेडमी है, उसमें खिलवाते हैं बच्चों को। और उसमें फीस वाले भी बच्चे हैं, कुछ फ्री वाले भी बच्चे हैं, तो उन सबको खिलाते हैं। कोशिश कर रहे हैं कि वो मेरी तरह अच्छा खेले या फिर मेरे से ज्यादा ऊपर आगे जाए। हम्म। तो जो कोचिंग स्टार्ट था वो इसलिए था कि मैं नहीं चाह रहा था कि हमारे आसपास का जो माहौल था वो बहुत ही खराब था। तो मेरा था कि अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो हो सकता है मेरे थ्रू वो भी कुछ और अच्छा कर जाए, मेरे से आगे बढ़ जाए। तो उसमें जो सबसे बेस्ट पार्ट था वो ये था कि मुझे अपने के साथ साथ बाकी लोगों को भी लेके चलना था, और आज भी वो काम कर रहे हैं। और कोचिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट था, जैसे अभी मैं इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहा हूँ, बाकी कोचेस से मिलता हूँ, तो जो चीज इन सब से सीखता हूँ वही चीज वहां पे भी इम्प्लीमेंट करता हूँ, तो उससे बच्चों आगे भी गेम बढ़ रहा है। तो कोचिंग का जो मेन पार्ट था वो यही है कि मुझे टारगेट था कि मैं तो कोशिश करता रहूं, साथ में कुछ न्यू जनरेशन भी ट्राई करता रहूं कि वो लोग भी आगे आए। बढ़िया। आई होप ऐसे ही आप लोगों को इंस्पायर करते रहे, सिखाते रहे, और हमारे देश को बहुत सारे पैरा बैडमिंटन प्लेयर्स या बैडमिंटन प्लेयर्स मिलते रहे। आप आपकी ऑफ ट्रेनिंग टाइम में आप क्या करते हैं? अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे हैं, ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, तो क्या करना पसंद करते हैं? मुझे तो सबसे ज्यादा पसंद मेरी बेटी के साथ खेलना है। क्योंकि वो मुझे बहुत परेशान करती है, मतलब परेशान इन द सेंस लाइक उसको मुझसे खेलना बहुत पसंद है और मुझे भी उसका खेलना पसंद है। तो हम दोनों तो इतनी मस्ती करते हैं कि उसकी मम्मी को लगता ही नहीं कि बाप बेटी है ना। उनको लगता है कि ये लोग दोस्त टाइप के हैं और बस चल रहा है इनका आपस में। मतलब उनकी मम्मी परेशान है कि यार ये मुझसे ज्यादा कम और पापा से ज्यादा प्यार करती है। मुझे लगता है सारी बेटियों का ऐसा रहता है ना। लेकिन मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम है, तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद वो चीज है। उसके अलावा जैसे अभी कैंप में हूँ, वो नहीं है तो फोन पे बात कर लिया, कुछ है उसके अलावा। तो ये है कि अभी जैसे बेटी नहीं है तो फोन पे वो बात कर लेते हैं, और उसके बाद फिर बाकी टाइम पे कोशिश करते हैं कि जैसे मुझे थोड़ा सा बच्चे पसंद है शुरू से ही। तो अच्छा। मेरे जो जूनियर जूनियर है, मैं उनके साथ मस्ती वस्ती करता रहता हूँ, तो पीटता करता रहता हूँ, है ना। मतलब वैसा वाला थोड़ा सा। तो उनके साथ वो टाइम पास अच्छा हो जाता है। मनोज जी, आप उत्तराखंड से शायद पहले टोक्यो मेडल, ओलंपिक पैरालंपिक मेडलिस्ट है एंड अर्जुना अवार्डी भी है। तो ये जो अचीवमेंट है आपके लिए, आपकी कम्युनिटी के लिए कितना मायने रखता है? देखिए, मुझे गर्व है कि मैं देवभूमि उत्तराखंड से हूँ। हम्म। और इसमें ये भी पल जुड़ गया है कि मतलब मेरे वजह से और भी लोग जुड़े हैं। मतलब एक टाइम था जब उत्तराखंड से एक या दो प्लेयर ही खेलते थे, उसके बाद धीरे धीरे उसमें प्लेयर बढ़े। आज के टाइम में उत्तराखंड से कम से कम 25 से 30 बच्चे खेल रहे हैं। मतलब
इंटरनेशनल लेवल पे मतलब हमारे 10-12 बच्चे खेल रहे हैं, नेशनल लेवल में 25 से 30 बच्चे खेल रहे हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो बहुत ज्यादा खेल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये अचीवमेंट सिर्फ मेरा नहीं था, ये अचीवमेंट इसलिए था क्योंकि कहावत है, जैसे नीरज जी अब खेल रहे हैं तो उसकी वजह से जैवलिन कितना फेमस हुआ। तो हम्म। मुझे लगता है कि मैंने भी अपने उत्तराखंड के लिए इतना तो काम कर ही दिया है कि मेरे वजह से और भी प्लेयर अब आगे आ रहे हैं, और सिर्फ पैरा में नहीं, इवन एबल बॉडी में भी। मतलब मेरे पास कभी भी फोन आ जाते हैं कि आपके मतलब हम अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं कैसे क्या करे, तो उनको फिर गाइडेंस करने में मुझे भी अच्छा लगता है। तो ये जो अचीवमेंट है, मुझे लगता है ऐसे अचीवमेंट से ही मुझे लगता है कि हमारे समाज में, हमारे प्रदेश में, हमारे जहाँ पे हम रहते हैं उस चीज में प्रगति बढ़ती है, कि लोगों का माइंडसेट जो है वो बदलता है। जैसे एक टाइम था कि इसे पढ़ाई 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 पे चीजों की अच्छी बात है, वो होना चाहिए। तो अब लोगों का माइंडसेट थोड़ा चेंज हो रहा है, और ऐसी चीजों की वजह से ही चेंज हो रहा आई आई थिंक आप जो माइंडसेट चेंज भी आप जैसे वीरों के कारण होता है। एंड थैंक यू फॉर इंस्पायरिंग द कम्युनिटी। एंड सिर्फ उत्तराखंड नहीं, आई होप ये आप जब आप पेरिस से आए तो पूरा देश में आपका इंस्पिरेशन रहे। आप जब आप फेलियर्स की बात कर रहे थे, आप कैसे डील करते हैं फेलियर्स से? है। मैं ना इस मामले में अगर बताऊं तो मैं अपने पास्ट को नहीं भूलता। सबसे बेस्ट है अपने पास्ट को अगर आप याद रखते हैं तो आप सोचेंगे नहीं कि जब आप फेल हुए, अभी इससे वर्तमान में अगर आप फेल भी होते हैं तो आपको पास आप सोचेंगे कि पास में तो इससे भी बुरे कंडीशन थे। तो फेल होने के बाद भी अगर मेरी चीजें अच्छी है, तो आप सोचिए कि आप कितने लकी हैं या फिर कितने आप प्रोग्रेस कर चुके हैं। मतलब आप अगर पास पे याद रखेंगे तो वो फेल नहीं हुआ, वो फिर आपके लिए प्रोग्रेस का एक हडल्स है कि आपको उसको पार करना है। फेलियर के टाइम पे मतलब होता है, ऑब्वियसली मैं प्लेयर्स हूँ, मैं कई मैचेस हारा भी हूँ, तो मेरे साथ भी चीजें खराब हुई है, और मैं सोचता भी था कि यार अब क्या होगा। फिर मैं सोचता था कि चलो ठीक है, अब घर जाओ और जीरो से स्टार्ट करो। तो मैं जब भी फेल होता हूँ तो सबसे पहले पास्ट को याद रखता हूँ, दूसरी बात घर आने के बाद हमेशा जीरो से फिर से स्टार्ट कर देता हूँ। आई थिंक एक दूसरे लेवल की हिम्मत चाहिए होती है जीरो से स्टार्ट करने के लिए, हर बार जब भी आप पुश डाउन होते हो। तो बहुत करेजियस हैं आप। लास्ट क्वेश्चन मनोज जी, अगर आप वहां पे जब जा रहे हैं तो किसी एथलीट से मिलना चाहते हैं पेरिस में, या कोई किसी का गेम आप देखना चाहते हैं? पैरालंपिक्स में तो वैसे बहुत सारे हीरोज हैं मेरे पास जिनका मैं गेम पर्सनली देखना चाहूंगा। हाँ। लेकिन प्रॉब्लम्स ये है कि अगर हम लोग अपना शेड्यूल देखेंगे तो शेड्यूल में बिल्कुल समय नहीं है हमारे पास, अच्छा। क्योंकि हम 25 से 25 को जा रहे हैं, 28 से मैचेस है, हाँ। 3 को हमारी रिटर्न फ्लाइट है। ओ अच्छा। तो बाकी शेड्यूल तो है ही नहीं बिल्कुल भी, और 2 को हमारा फाइनल है अगर हम फाइनल खेलते हैं तो। हाँ तो हाँ। शेड्यूल तो वैसा ही नहीं है। लेकिन अगर पर्सनली देखा देखो अगर देखना चाहूंगा तो मैं सच बताऊं, दो चीजें देखना पसंद करूंगा। एक आर्चरी, जो शीतल देवी है, मैं उनको देखना पसंद करूंगा। दूसरा सुमित अंटिल को। थैंक यू सो मच मनोज जी हमसे बात करने के लिए। एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर पेरिस। एंड आई होप आप देश का नाम रोशन करें और अपना बेस्ट देके आए वहां पे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।